तो ड्रग इंटरेक्शन क्या है? ड्रग इंटरेक्शन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ए ड्रग and some other substance such as another drug or a certain type of food, which leads to interaction that could manifest as an increase or decrease in the effectiveness or an adverse reaction or a totally new side effect that is not seen with either drug alone that can be severe enough to alter the clinical outcome. कहने का मतलब क्या कि किसी ड्रग का किसी दूसरी ड्रग के साथ अगर हम लेते हैं तो उस वजह से हो सकता है कि ड्रग के क्लिनिकल आउटकम में कुछ अल्टरनेशन हो जाए, कुछ चेंज हो जाए। दैट इज नोन एज ड्रग इंटरेक्शन। सीधा सा मतलब ये कि हम एक दवा को अगर किसी और दवा के साथ लें तो उस दूसरी दवा की वजह से अगर जो भी आपने दवा पहले लिया है उसके क्लिनिकल इफिकेसी में कोई चेंज हो जाए, कोई नया साइड इफेक्ट जनरेट होने लगे, या पहले वाले ड्रग की इफिकेसी बढ़ जाए या कम हो जाए, अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट ज्यादा क्रिएट होने लगे, तो इस पूरे घटना चक्र को हम क्या नाम देते हैं? ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन जनरली कैसा होता है? मोस्टली अनडिजायरेबल, रेयरली डिजायरेबल। ज्यादातर ड्रग इंट्रैक्शन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग इंट्रैक्शन भी हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं। बेनिफिशियल का अगर हम एग्जांपल देखें तो इनहैंसमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद प्रोवेनासेट। अगर पेनिसिलिन को हम प्रोवेनासेट के साथ लेते हैं तो पेनिसिलिन की इफिकेसी बढ़ जाती है। enhancement of activity of penicillin when administered with probenecid। ये क्या है आपका? ये बेनिफिशियल ड्रग इंट्रैक्शन। अब जब भी हम ड्रग इंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम दो या दो से ज्यादा दवाएं का एक साथ, मतलब हमने दो तीन दवाओं को एक साथ खा लिया, अब उनका आपस में क्या इफेक्ट हुआ उसको हम ड्रग इंट्रैक्शन में पढ़ते हैं। तो द ड्रग whose activity is affected by such an interaction is called as an object drug। जैसे आपने पेनिसिलिन को प्रोवेनासेट के साथ लिया तो प्रोवेनासेट के साथ लेने पे पेनिसिलिन की इफिकेसी प्रभावित हुई, तो जिस ड्रग की इफिकेसी प्रभावित हो रही है ड्रग इंट्रैक्शन के द्वारा उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ड्रग। उसे हम क्या नाम देंगे? ऑब्जेक्ट ड्रग। द एजेंट विच प्रेसिपिटेट such an interaction is referred to as the precipitant। और जो दूसरी ड्रग है जिसने पहली ड्रग की इफिकेसी को प्रभावित किया उसे हम क्या नाम देंगे? प्रेसिपिटेंट। अब इसमें दो आता है। जब भी हम ड्रग इंट्रैक्शन को कंसीडर करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन और दूसरा फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन क्या है? फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन कहने का सीधा सा मतलब ये, जैसे आप फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन में मान लिया आपने कोई एक दवा लिया ए, उसके साथ आपने एक दूसरी मेडिसिन लिया बी, तो जब ए आपकी बॉडी में जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा,
फिर वो पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो एक्सक्रीट होगा। ADME फार्माकोकाइनेटिक में जाहिर सी बात है हम ADME पढ़ते हैं। तो मान लिया आपने पहले एक दवा लिया A, उसके कुछ समय के बाद दूसरी दवा लिया B। अब B ने क्या किया, A के एब्जॉर्प्शन को या A के डिस्ट्रीब्यूशन को या A के मेटाबॉलिज्म को या A के एक्सक्रीशन को आल्टर कर दिया, कुछ चेंज कर दिया। हो सकता हो कम कर दे, हो सकता हो बढ़ा दे, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, A इज द ऑब्जेक्ट ड्रग एंड B इज द प्रेसिपिटेंट। तो ये ध्यान रखिए कि अगर हम दो या दो से ज्यादा मेडिसिन लेते हैं और उसमें से कोई एक मेडिसिन, कोई एक ड्रग किसी अदर ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को अफेक्ट करती है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। इससे क्या होगा, altered concentration pharmacokinetic drug interaction occur when one drug change the systemic concentration of another drug, altering how much and for how long it is present at the site of action। सीधा सा मतलब ये कि जो प्रीवियस ड्रग थी, ऑब्जेक्ट ड्रग थी, उसकी कंसंट्रेशन में, सिस्टेमिक कंसंट्रेशन में कुछ चेंज हो गया। मान लो अगर वो दवा अकेले ली जाती ए, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया से होता, तो आपके सिस्टमिक मतलब ब्लड में कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होती। लेकिन आपने ए को बी के साथ ले लिया, तो बी ने ए के एब्जॉर्प्शन को चेंज कर दिया। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ए की टोटल अमाउंट, टोटल कंसंट्रेशन ब्लड में नहीं पहुंचेगी, कंसंट्रेशन घट गई। ये भी हो सकता है कि बी की वजह से ए का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, इससे क्या होगा, ए का सिस्टमिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये सब किसमें कंसीडर करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। दूसरा आता है फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन में क्या कि पता चला आपने कोई एक मेडिसिन लिया ए, तो भी वो रिस्पांस दे रहा था, अलग से आप दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं बी, वो भी रिस्पांस दे रहा है। लेकिन अगर हम ए और बी दोनों को एक साथ ले रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि रिस्पांस जो है, रिस्पांस का इफेक्ट ए प्लस बी से कहीं ज्यादा है। रिस्पांस का इफेक्ट ए प्लस बी से कहीं ज्यादा है। एडिटिव इफेक्ट, इसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव इफेक्ट। Altered effect pharmacodynamic drug interaction occur when interacting drug have either additive effect, in which case the overall effect is increased, or opposing effect, in which case the overall effect is decreased or even cancelled out। सीधा सा मतलब क्या कि आप एक दवा ए ले रहे थे, उसका कुछ रिस्पांस आ रहा था, आप कुछ समय, काफी समय के बाद एक गैप देख करके आप दवा बी ले रहे थे, उससे कुछ रिस्पांस आ रहा था। आपने दोनों दवाओं को एक साथ ले लिया, उससे क्या हुआ कि जो रिस्पांस था दोनों के सम से कहीं ज्यादा था। जैसे सिंपल था, एक एग्जांपल के तौर पे, पैरासीटामोल बुखार को कम करेगी, एंटीपायरेटिक। डिक्लोफेनेक स्केलेटल मसल्स में जो पेन होगा, एनाल्जेसिक। ठीक है, दोनों को आप अलग अलग लेंगे, एक बुखार उतार रही है, एक दर्द से आराम देगी। दोनों को आपने एक साथ लिया तो बुखार के उतरने का रेट बढ़ गया, बुखार बहुत तेजी से उतरा, और साथ ही साथ दर्द में भी आपको बहुत जल्दी आराम मिला। तो ये कैसा एक्शन हो गया, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आप दोनों दवाओं को अगर एक साथ लें, तो दूसरी दवा पहले ड्रग के इफेक्ट को टोटली रूल आउट करे, कि आप ए को ले रहे हैं तो एक रिस्पांस आ रहा है, बी को अलग से ले रहे हैं तो एक दूसरा रिस्पांस आ रहा है। दोनों को आपने एक साथ ले लिया
तो हो सकता हो बी की वजह से ए का रिस्पांस पहले की तुलना में कम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि बी की वजह से ए का रिस्पांस पहले की तुलना में एकदम खत्म हो जाए, टोटली कैंसिल्ड आउट। इसे हम क्या कहेंगे, फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। क्लियर है? इसके आगे हम चलते हैं। अब हमें दोनों को डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक को भी डिटेल में पढ़ना है और फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन को भी डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। Pharmacokinetic interaction occur when the absorption, distribution, metabolism, or elimination process of the object drug is altered by the precipitant drug, and hence such interaction are also called as ADME interaction. Precipitant की वजह से अगर ऑब्जेक्ट ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन में कोई अल्टरनेशन हो गया, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एडीएमई इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज, अब जब भी हम फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरी में। क्यों 4 कैटेगरी में? भाई हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में, तो इन्हीं चारों के बिहाफ पे हम फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन को क्लासिफाई करते हैं इन 4 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन, सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन के बारे में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन के बारे में, फिर मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन के बारे में, फिर लास्ट एक्सक्रीशन इंटरेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। Absorption interaction are those where the absorption of the object drug is altered। सीधा सा इसका मतलब ये कि दवा आपने लिया ए और बी, बी ने क्या किया, ए के एब्जॉर्प्शन को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरेक्शन। अब चूंकि हम ज्यादातर दवाएं ओरल रूट से ही लेते हैं, ज्यादातर दवाओं का इस्तेमाल हम ओरल रूट से ही करते हैं, इसीलिए एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरेक्शन जनरली अकर विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्योंकि हम ज्यादातर दवाएं ओरल रूट से ही इनटेक करते हैं, इसी वजह से एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरेक्शन मोस्ट लाइकली टू अकर विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरेक्शन है वो कहाँ पे होता है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द नेट इफेक्ट ऑफ सच एन इंटरेक्शन। अब अगर हम इस इंटरेक्शन के इफेक्ट की बात करें तो क्या इफेक्ट आएगा, फास्टर और स्लोअर ड्रग एब्जॉर्प्शन, मोर और लेस ड्रग एब्जॉर्प्शन। कहने का सीधा सा मतलब क्या कि हो सकता है प्रेसिपिटेंट ड्रग की वजह से जो ऑब्जेक्ट ड्रग है, ऑब्जेक्ट ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए या ऑब्जेक्ट ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, फास्टर और स्लोअर ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये भी हो सकता है कि प्रेसिपिटेंट ड्रग की वजह से ऑब्जेक्ट ड्रग मोर ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो
ये भी हो सकता है कि प्रेसिपिटेंट ड्रग की वजह से ऑब्जेक्ट ड्रग कम अमाउंट में एब्जॉर्ब हो। तो ये सारे के सारे घटनाक्रम इसमें कंसीडर किए जाएंगे एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरेक्शन। अब फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरेक्शन होने का क्या रीजन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट वन इज चेंज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच। सेकंड वन change induced by chelation. Third one, change in gastrointestinal motility. तो पहला फैक्टर क्या होगा, चेंज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच। दूसरा चेंज इंड्यूस्ड बाय चिलेशन। तीसरा चेंज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट चेंज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच। कि पता चला आपने दो दवाओं को एक साथ लिया और उससे कुछ ऐसा हुआ कि जो पीएच था, गैस्ट्रिक पीएच, वो चेंज हो गया। अब जब गैस्ट्रिक पीएच चेंज होगा तो जाहिर सी बात है ड्रग का एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले क्या, एब्जॉर्प्शन इन द गट इज गवर्न्ड बाय द गट पीएच, लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड पीकेए ऑफ द ड्रग। ठीक है, जो गैस्ट्रिक पीएच होता है और जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, ये सब एब्जॉर्प्शन इन द गट इज गवर्न्ड बाय गट पीएच एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी and pKa of the drug. While change in gastric pH induced by H2 and proton pump blocker and antacids containing aluminum magnesium formulation have been shown to significantly reduce drug bioavailability. पता चला आपने कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लिया, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सब क्या है, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इससे क्या होगा, गैस्ट्रिक पीएच थोड़ा कम होगा, गैस्ट्रिक पीएच डाउन होगा। और हमने कुछ ले लिया एंटासिड जिसमें कि एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम है। अगर ऐसे एंटासिड को हमने ले लिया तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे गैस्ट्रिक पीएच को डाउन कर देंगे। जब गैस्ट्रिक पीएच डाउन हो जाएगा तो इस वजह से ड्रग बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सीधा सा मतलब ये कि ऐसे ड्रग्स जो कि गैस्ट्रिक पीएच को चेंज करते हों, सच एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड सम एंटासिड विच कंटेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से ये होगा कि जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब अगर किसी वजह से गैस्ट्रिक पीएच चेंज हो जाए तो उस केस में कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये जो एजोल डेरिवेटिव है फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, उनके एब्जॉर्प्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी वजह से गैस्ट्रिक पीएच चेंज हो जाए तो इस वजह से जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं सच एज कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, उनके एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है।
सेकंड आता है आपका चेंज इंड्यूस्ड बाय चिलेशन। चिलेशन क्या है कि आपने कोई ड्रग लिया ए, साथ में हमने कुछ ऐसी चीज लिया जिसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन ये सब मौजूद है। तो ये क्या काम करेंगे, ये ड्रग के साथ जाएंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे, चिलेटिंग एजेंट, और घटनाक्रम को क्या नाम देंगे हम, चिलेशन। जैसे टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये जो एंटीबायोटिक है, these antibiotic can form insoluble chelates with calcium, aluminum and iron, resulting in its reduced antibacterial effect। इसीलिए टेट्रासाइक्लिन को हम कभी भी जब प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ये कहा जाता है कि मिल्क के साथ कभी इसको ना लिया जाए, क्योंकि मिल्क में मौजूद कैल्शियम, टेट्रासाइक्लिन एंड आल्सो विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उनके साथ जाकर के क्या बना लेगा, चिलेट्स। जब ये चिलेट्स बन जाएगा या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ऐसे केसेस में उनकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो प्रभावित होगी। तो आप ये बताएंगे कि ड्रग इंटरेक्शन की घटना में एक चीज और क्या आता है, ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू चिलेशन। इसमें क्या है कि आपने कोई एक दवा लिया ए, उसी समय आप कोई अदर चीज ले रहे हैं बी, बी में अगर कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो ये क्या काम करेंगे, ए के साथ जाकर के कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, चिलेशन। इनको हम क्या कहेंगे, चिलेटिंग एजेंट। और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन सब की जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होगी वो प्रभावित होगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से कभी भी टेट्रासाइक्लिन वगैरह को हम मिल्क के साथ प्रिस्क्राइब नहीं करते। अगर मिल्क लेना है तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। दिस इंटरेक्शन कैन हाउएवर बी अवॉइडेड if the interval between the medication is at least 2 to 3 hours। अगर 2 से 3 घंटे के गैप के बाद हम पहले हमने कोई एंटीबायोटिक लिया, उस एंटीबायोटिक को लेने के 3 घंटे के गैप के बाद हम मिल्क वगैरह लें या ऐसी चीज लें जिसमें एल्युमिनियम या आयरन मौजूद है, तो उससे क्या होगा, ये चिलेशन कम हो जाएगा, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं आएगा। चिलेशन also seems to play important part in reducing the bioavailability of penicillamine। पेनिसिलामिन जो होता है उसकी भी बायोअवेलेबिलिटी को चिलेशन काफी हद तक डिक्रीज कर देता है।